हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अब तक आपने मेरी कहानी का पार्ट 1 सुना, अब मैं उसके आगे सुनाने जा रहा हूँ। रात का समय था और विकास आज अपने उस कमरे से बाहर भी नहीं निकला था। उसकी माँ उसके पिता को पता न चले इसलिए धीरे से उसे कमर के बाहर से आवाज लगा रही थी कि बेटा खाने के लिए बाहर आ जा, पर विकास उन्हें और उसके भाई बहन सभी को कमरे के अंदर से चिल्लाकर वापस भेज दे रहा था। और तभी रात को जय आता है, जिसे उसकी माँ और बड़ी माँ सब बताती है कि उसने खाना भी नहीं खाया है और वो आज अपने कमरे से बाहर भी नहीं आ रहा है। जय अपनी माँ और विकास की माँ यानी उसकी बड़ी माँ से कहता है, माँ, बड़ी माँ, आप दोनों फिक्र मत कीजिए, मैं भाई के पास जाता हूँ और उन्हें खाना भी खिला दूंगा, आप दोनों जाए और जाकर सो जाए। वो दोनों नहीं मानती है, पर जय उन्हें जैसे तैसे कर उन्हें उनकी तबीयत का बहाना देकर सोने को अंदर भेज देता है। जय खाने की प्लेट और खाना लेकर विकास के कमरे के सामने जाता है, जो हॉल से लगा हुआ ही होता है, और उसके दरवाजे पर नॉक करता है, दस्तक देता है। उसकी आवाज सुन अंदर से विकास जोर से चिल्लाते हुए कहता है, माँ, मैंने कहा ना, मुझे खाना नहीं खाना है। जय शांत आवाज में कहता है, भाई, मैं हूँ विराट। उसकी आवाज सुन विकास थोड़ा शांत हो जाता है और कहता है, जय, अब तू मुझे परेशान मत कर, मैं जैसा हूँ मुझे वैसे ही रहने दे। जय बाहर से कहता है, हाँ भाई, पर खाना न खाना ये कहाँ की बात हुई। और जो गलती आपकी नहीं है उसके लिए खुद को सजा मत दीजिए, और न ही घर वाले इस सजा के हकदार हैं। अंदर से कोई आवाज नहीं आती है, इसलिए जय सोचता है कि शायद वो कुछ ज्यादा ही बोल गया। इसलिए थोड़ी आवाज शांत कर कहता है, भाई, खाना यही टेबल रखा हुआ है, प्लीज आकर खा लीजिए, मैं अब घर जा रहा हूँ और मैं यही कहूंगा कि गुस्से में कोई गलत फैसला आप मत लेना। और इतना कुछ कहने के बाद भी विकास उससे कुछ नहीं कहता है। उसके दरवाजा न खोलने पर मायूस होकर जय वहां से चला जाता है अपने सामने वाले घर में और अपने भाई के बारे में सोचते हुए सो जाता है। विकास अपने कमरे में खिड़की के पास बैठा हुआ था और जय ने अभी जो कुछ भी उससे कहा था उसके बारे में सोच रहा था। कहने को तो जय और विकास भाई भाई थे, वो भी चचेरे, पर विकास यूवी से ज्यादा जय को अपना भाई मानता था। विकास उसे सब कुछ बताता था, और इतना ही नहीं, उसके चाचा और चाची भी विकास को बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वो घर का सबसे बड़ा बेटा था, उस घर का पहला चिराग था। डॉट 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 जब उसके और टीना के प्यार के बारे में घर वालों को पता चला था, तब जय ने घर वालों को मनाने में विकास की मदद की थी, और अब जब वो अलग हो गए हैं तभी भी वो उसके साथ ही था। उनके बीच सिर्फ 2 साल का अंतर था, और वो भाई तो थे ही पर दोस्त भी थे, इसलिए हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े रहते थे। और फिर थोड़ी देर बाद विकास अपने कमरे से बाहर आता है और देखता है कि हॉल में पूरा का पूरा अंधेरा था। रात के 1 बज रहे थे। उसकी माँ और चाची जय की वजह से सोने चली गई थी, क्योंकि उनका जय पर पूरा विश्वास था। विकास इधर उधर देखता है और वहीं सामने खाने की टेबल पर पड़ी हुई खाने की प्लेट और खाना ढका हुआ देखता है, जो थोड़ी देर पहले जय लेकर आया था। उसे खोलकर देखता है, जहां उसकी माँ ने उसका पसंदीदा बटर चिकन बनाया था। उसे देखकर विकास वापस उसे ढककर रख देता है, पर तभी उसे जय की कही बात याद आती है कि घर वाले इस सजा के हकदार नहीं है, और फिर उसे याद आता है कि जय बिना खाए यहां से चला गया था। इसलिए वो तभी अपनी पैंट की जेब में से मोबाइल निकलकर उसे फोन करता है। जय अपने कमरे में गहरी नींद में सोया होता है, और जैसे ही मोबाइल पर विकास भाई का फोन आते देखता है, उसे उठाता है और कहता है, हेलो भाई, आप ठीक हो? विकास कहता है, अबे सांस ले ले, जिंदा हूं मैं अभी। जय कहता है, फिर इतनी रात को फोन कैसे भाई, सब ठीक है ना? क्यों तुझे फोन नहीं कर सकता? जय उसकी बात पर थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है, कैसी बात कर रहे हो भाई, आप कभी भी मुझे फोन कर सकते हो। इस बात पर विकास मुस्कुराता है और कहता है, अच्छा सुन, तूने खाना खाया? आपने खाया? पहले मैंने पूछा। हाँ भाई, वो क्लाइंट के साथ एक मीटिंग थी, आप नहीं आए थे, तो बख्शी सर ने मुझे जाने को कहा था, इसलिए बस वहीं थोड़ा बहुत खा लिया था। ठीक है, सो जा अब आराम से। भाई, आप भी खा लेना। विकास उसकी अपने लिए चिंता देख मुस्कुराता है और कहता है, हाँ, तू सो जा। ठीक है, गुड नाइट भाई। गुड नाइट। और विकास फोन रख देता है, पर बिना खाना खाए अपने कमरे में चला जाता है। वो कमरे के अंदर तो आ गया था, पर उस कमरे में उसकी और टीना की यादें थी, जो उसे वो सब बार बार याद दिला रही थी। इसलिए वो अपने अलमारी में से शराब की बोतल बाहर निकालता है और बस पीने ही जा रहा होता है। तभी फिर से वो अपने घर वालों के बारे में सोचता है। अपने आप से कहता है, क्या कर रहा है कबीर, वो लोग इज्जत और शरीफों की तरह रहने के पूरे हकदार है। मेरी गलती की सजा वो लोग क्यों भुगते? दिल मेरा टूटा है, मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दिया है, और उन्हें मैं अपना मानता था, पर वो मुझे संभालने नहीं आए, मेरा परिवार आया।
और मेरा परिवार इस सब का हकदार तो नहीं है, इसलिए मुझे सब कुछ छोड़ना होगा, अपने आप को, इस परिवार को और सब कुछ। विकास अपने आप से कहता है, मुझे अपने परिवार से दूर जाना होगा, उस औरत को अपने दिल दिमाग से बाहर निकालना होगा। आखिर सारी औरतों को पैसा ही चाहिए होता है। मेरी गलती थी कि मैंने उसे पागलों जैसा प्यार किया और अपने दोस्त और उसे और नजदीक आने दिया। पर आज के बाद मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। मैं विकास सिंह भाटिया आज के बाद एक औरत की तरफ आंख उठाकर क्या उसे देखूंगा तक नहीं, क्योंकि औरतें सिर्फ मतलबी होती है जो सिर्फ अपना फायदा देखती हैं। और शराब की बोतल से वो शराब पीता है और खिड़की से बाहर देखकर कहता है, टीना आरव बख्शी, शादी तो हो ही गई होगी तुम्हारी। विश यू अ हैप्पी मैरिड लाइफ। और कोशिश करना कि मेरी जिंदगी में वापस ना आओ। ये सब विकास कहते हुए उसके आंखों में आंसू थे और उदासी भी, पर सच में आज भी उसका दिल उस टीना से प्यार करता था जिसने उसे धोखा दिया था, क्योंकि कोमल की तरह उसका भी वो पहला प्यार था जिसके मायने उन दोनों के लिए अलग थे। पुणे, महाराष्ट्र। रात का वक्त था। कोमल के घर का माहौल शांत हो गया था, सब खाना खाकर सो गए थे और कोमल भी अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रही थी। पर कोमल को जरा भी नींद नहीं आ रही थी। उसके साथ हुआ वो धोखा बार बार उसे याद आ रहा था। वो सारे तोहफे जो उस लड़के ने उसे दिए थे, वो लम्हे बार बार उसे याद आ रहे थे। और वो उठकर अपने बेड पर बैठ जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लग जाती है और रोते हुए अपने आप से कहती है, कोमल तू ये सब क्या कर रही है? अभी कल ही तो तू वहिनी के सामने बहुत होशियार बन रही थी, अब क्या हुआ? देख, तू अपने अपने आप को शांत कर सकती है। और रोते हुए कोमल अपने आप को शांत करने की कोशिश करती है। उसके रोने से सिसकने की आवाज सुनकर बगल में सोई हुई उसकी चचेरी बहन वेदिका उठ जाती है और कहती है, ताए आप ठीक हो ना? मैं वहिनी को बुलाकर लाती हूँ है, ठीक है। कोमल उसका हाथ पकड़ती है और उसे रोकती है और कहती है, वेदु सब कुछ ठीक है। वेदिका चिंता के साथ कहती है, ताई पर आप रो रहे हो? कोमल अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, ठीक है वेदु, शायद मेरी किस्मत में यही सब लिखा हुआ था। ठीक है, कोई बात नहीं। और मैंने वहिनी से कहा था कि मैं एक बहादुर और एक समझदार लड़की हूं और मैं वो बनूंगी। और जमीन और देखते हुए कहती है, जहां तक बात है प्यार की, हमने प्यार किया था या फिर शायद सिर्फ मुझे प्यार हुआ था। जो भी है, मैं एक समझदार लड़की हूँ और तुझे पता है वेदु, शायद मेरे साथ जो भी हुआ वो किसी वजह से हुआ और कम से कम एक बात तो पता चल गई कि वो कभी मुझसे प्यार करता ही नहीं था। वो इसलिए अच्छा हुआ कि मेरी शादी टूट गई। और शायद मर्द सिर्फ अपने फायदे के लिए प्यार का नाटक करते हैं, उन्हें कोई प्यार नहीं होता है, फिर चाहे वो शारीरिक हो या किसी और का फायदा हो या उनके शौक का हो। मर्द ना हम औरतों के प्यार के लायक ही नहीं होते हैं। वेदु कोमल को शांत कराने की पूरी कोशिश करती है और कहती रहती है, ताई प्लीज शांत हो जाओ आप, प्लीज। कोमल शांत आवाज में कहती है, हाँ वेदु तू सही कह रही है, मुझे शांत हो जाना चाहिए। क्योंकि आज के बाद ना तो उसके लिए कोमल का मंगेतर मेरे दिल में प्यार है, नहीं दरअसल उसके लिए कोई भावना ही नहीं है, न प्यार की और न ही नफरत की, वो बस एक अजनबी है मेरे लिए। कोमल वेदु की ओर देखती है और कहती है, ज्यादा बोल गई। वेदु एक छोटी नाराजी वाली मुस्कुराहट के साथ कहती है, बहुत ज्यादा आप भूल रहे हो, आप एक डॉक्टर हो और आपको इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए। और आपको हर रोज एक आदमी पेशेंट मिलेगा तो क्या आप उसका इलाज नहीं करोगे? कोमल उसकी ओर देखकर कहती है, कैसी बात कर रही है वेदु तू? वेदिका कहती है, वही तो ताए, अब जो हुआ सो हुआ, आप उस बात को बदल नहीं सकते हो। कोमल मुस्कुराकर कहती है, जानती हूं मैं और मैं समझ भी रही हूं कि तू क्या कहना चाह रही है। और एक बात भूल मत, मैं डॉक्टर हूं, गुस्से में काम करूंगी तो मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी। ये सब तो बस अपने आप को समझाने के लिए कह रही थी। और जहां तक बात है उसकी, उसके लिए मेरे दिल में कोई भावना नहीं होगी, वो तो एक अजनबी ही रहेगा मेरे लिए। वेदु अपनी बहन के जवाब पर मुस्कुराती है और कहती है, चलिए ताई अब आप सो जाए, मैं जानती हूं आप एक समझदार और बहादुर लड़की हो। उद्धरण चिन्ह। कोमल कहती है, तू सो जा, मैं थोड़ी देर खिड़की के पास खुली हवा खाती हूँ। ठीक है ताई, पर जल्दी सोना। और कोमल वहां से उठकर खिड़की के पास जाती है और कहती है, सच में उसके लिए आज के बाद ना तो मैं रोऊंगी और ना ही उसे याद करूंगी। और जहां तक बात है शादी की, वेदु की तरफ देखती है जो कि सो गई थी। मुझे माफ करना, पर मैं किसी आदमी पर भरोसा तो कर ही नहीं पाऊंगी। तो अब किसी के साथ जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। आज विकास और टीना दोनों अपने जिंदगी में एक फैसला ले रहे थे अपने परिवार के लिए।
अपने लिए जिससे उनकी जिंदगी संवर पाए और अपने परिवार को भी वो संवर पाए, पर उसी के साथ आज से विकास जिसके दिल में टीना की वजह से औरतों के लिए नफरत भर गई है, तो वही कोमल जिसके लिए अब किसी आदमी और शादी दोनों पर भरोसा करना हो गया था मुश्किल। अगले दिन का सूरज निकलता है। कोमल और उसका परिवार दिल्ली के लिए वापस जा रहा होता है, जहां दिल्ली के फूड ऑफिस में उसके पिता का ट्रांसफर हुआ था और उसके पिता जयशंकर, उसकी मां मालिनी और छोटा भाई विभूति 20 और अदिति 25 सभी को अलविदा कहते हुए दिल्ली रवाना होते हैं। विकास भी सुबह सुबह उठकर बिना किसी को कुछ बताए सुबह सुबह ऑफिस जाता है। अब विकास घर में कम ही रहा करता था, क्योंकि अब उसे अपने घर वालों को और शर्मिंदा नहीं करना था। कोमल अपनी जिंदगी की शुरुआत एक नए सिरे से करना चाह रही थी, वही विकास भी अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करना चाहता था। घर के बड़े बच्चे होने के कारण अपने अपने परिवार के लिए वो सब भूलकर आगे बढ़ रहे थे। 2 साल बाद न्यू दिल्ली मॉडल टाउन। दुनिया आगे बढ़ रही थी और लोगों की जिंदगियां भी, और इसी तरह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी अदिति 26 सब कुछ भुलाकर अपने काम में मगन होकर आज वो दिल्ली की एक टॉप ऑर्थोपेडिक सर्जन बनी है, जिसने 2 साल में 50 से ज्यादा सक्सेसफुल ऑपरेशन किए थे। और अब डॉक्टरों की दुनिया में लोग उसे हमेशा इधर उधर बुलाया करते थे। जब भी कोई इमरजेंसी हो कोमल को वहां बुलाया जाता था। और कोमल अब दिखने में जो पहले से सुंदर थी, खुले बाल जो कमर तक आते थे और अनारकली सलवार कमीज पहनती थी। अब वो एक समझदार लड़की बन गई थी जिसे अपने काम से बहुत प्यार था। उसकी गिनती उन डॉक्टरों में होती थी जो कभी भी किसी भी वक्त इलाज करने के लिए मौजूद हो। मॉडल टाउन की एक सोसाइटी के पहले माले पर कोमल अपने परिवार के साथ रहती थी। सुबह का वक्त था, मराठी ब्राह्मण होने से सुबह नहा धोकर तैयार होना और भगवान जी की पूजा करना उसका सबसे पहला काम था। और फिर नाश्ता कर क्लिनिक में जाना। उसका खुद का क्लिनिक था जहां उसके नीचे दूसरे लोग काम किया करते थे। क्योंकि कोमल ने अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अपने काम का सहारा लिया और उस वजह से उसका जरूरत से ज्यादा समय पेशेंट और सर्जरी में ही चला जाता था। दिल्ली के अलग अलग अस्पताल से उसे सर्जरी के लिए फोन आया करते थे। रोज की तरह पूजा पाठ कर नाश्ता करने अपने बाबा जयशंकर के साथ वहां बैठी हुई थी। और उसकी मां किचन जो हॉल में ही था वहां से गर्मा गर्म चाय उन दोनों के लिए लेकर आ रही थी और उन दोनों के सामने रख देती है और कहती है, आप दोनों पहले नाश्ता करिए और चाय पीजिए। उस पर कोमल कहती है, क्यों आई माँ, आज चाय में कुछ खास है क्या? उस पर उसके बाबा जय कहते हैं, मालिनी के लिए हर दिन खास होता है, अब जब मैं रिटायर हो गया हूं तो उसका हर दिन खास ही है। मालिनी कहती है, हाँ वो तो है, पर अदू तुम्हारी काकू का फोन आया था। वेदू को लेकर बहुत चिड़चिड़ कर रही थी कि उसे वो दिल्ली भेज रही है। कोमल मुस्कुराते हुए कहती है, आए ऐसा कब नहीं होता कि काकू वेदू की शरारत के बारे में ना कहे। और शरारत से याद आया, हमारे साहबजादे कहाँ है? जय कहते हैं, कौन विभू? वो तो अभी तक सो रहा है। कोमल कहती है, अभी तक? बाबा उसके पेपर एग्जाम नजदीक आ गए हैं और वो अभी तक सो रहा है। मालिनी कहती है, उसे सोने दो, रात भर पढ़ाई की है मेरे बेटे ने। कोमल कहती है, हाँ आप ही ने उसे सिर पर चढ़ा रखा है। और तभी कोमल को एक मस्ती वाली शरारत सूझती है और मुस्कुराते हुए कहती है, अभी आपको उसकी पढ़ाई दिखाती हूँ। कोमल फ्रिज में से बर्फ निकालकर उसे एक पानी के ग्लास में डालती है और वो पानी लेकर विभू की कमरे की ओर जाती है। और धीरे से उसका कंबल नीचे कर उसके सर पर वो ठंडा ठंडा पानी डालती है और दौड़ते हुए बाहर आती है। विभू 20 चिल्लाते हुए बाहर आता है और कहता है, ताई क्या कर रहे हो? और उसके पीछे दौड़ता है उसे पकड़ने के लिए, पर वो जय के पीछे छुपकर उसके हाथ में जरा भी नहीं आती है। और हार मानकर विभू खाने की टेबल पर बैठ जाता है और अपनी आई मालिनी से कहता है, आए ताई को ना आप किसी डॉक्टर के पास दिखाओ। उसकी आई सर पर मारते हुए कहती है, देवा रे देवा, वो तुमसे बड़ी है विभू, तुम्हें उसकी बात माननी चाहिए। विभू कोमल को और इशारा करते हुए कहता है, पर इनके अंदर ना बड़ों वाली हरकतें जरा भी नहीं है। और तभी सब टेबल पर बैठ जाते हैं और मालिनी पोहा लेकर आती है और कहती है, अदू बेटा तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। जिस बात को सुनकर जय और आधी नींद में बैठा हुआ विभू भी हैरान होकर कोमल की तरफ देखते हैं। घर में वह बात सब जानते थे सिवाय कोमल के और उसके जवाब का इंतजार करते हैं। जिस पर कोमल गहरी सांस लेती है और कहती है, आए मुझे अभी शादी नहीं करनी है। मालिनी कहती है, अदू एक बार लड़के से मिल लो, और कब तक अकेले जिंदगी में रहना है? कोमल कहती है, आए मैंने कहा ना, मुझे फिलहाल कोई शादी नहीं करनी है, मुझे शादी के नाम से भी डर लगता है आए, और ऐसा तो नहीं मैं कोई बोझ हूँ, खुद कमा कर खा सकती हूँ। जय कहता है, कोई भी बेटी अपने पिता पर कभी भी बोझ नहीं होती है। ये तो बस हमारी ख्वाहिश है कि तुम किसी से शादी करो और हम तुम्हारा हंसता खेलता परिवार देखें।
बाबा पर और जय उसके कुछ कहने से पहले ही उसकी बात काट देते हैं और कहते हैं, हम अभी शादी करने को नहीं कह रहे हैं, उससे मिलो जानो पहचानो और फिर शादी के लिए हाँ कहना। और तुमने कहा था ना तुम हमारी पसंद से शादी करोगी। फिर कोमल एक गहरी सांस लेती है और कहती है, ठीक है, पर सिर्फ आपके लिए बाबा। विभू गहरी सांस लेता है और कहता है, मैं दुआ करूंगा कि आप ना जल्दी से यहाँ से जाओ और पूरे घर पर सिर्फ मेरा राज हो। उस पर उसकी आई उसे एक थप्पड़ मारते हुए डांटती है, पहले जाओ और नहा धोकर आओ, फिर नाश्ते को हाथ लगान। और तभी कोमल का फोन बजता है और वो वही फोन उठाकर कहती है, आज के आज। ठीक है, पर आज एक सर्जरी है तो अभी नहीं निकल सकती हूँ, इसलिए शाम को निकल जाऊंगी। जय और मालिनी दोनों ही कोमल को फोन पर बात करते हुए देख रहे थे और उसके फोन रखने के बाद उसे पूछते हैं, अदू बेटा क्या हुआ बेटा। कोमल कहती है, आई सूर्या का फोन था पुणे से, वहां किसी वीआईपी पेशेंट की सर्जरी है इसलिए मुझे वहां जाना पड़ेगा। मालिनी कहती है, पर कोई तुमसे मिलने आने वाला है अदू। कोमल कहती है, वो इंतजार कर सकता है, अब तक कुछ बात नहीं बनी है और पेशेंट भी जरूरी है ना। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ मुंबई, पर उसके पहले अपने क्लिनिक वहां एक सर्जरी है और हड़बड़ी करते हुए अपने आई से और कुछ सुनना न पड़े इसलिए जल्दी जल्दी में कहती है, ठीक है आई, मैं जानती हूँ आप बेस्ट हो। पर कोमल जल्दीबाजी करती है ताकि उसकी माँ कुछ नहीं कह पाए और कोमल कहती है, आप ना काकू को फोन करके कह दीजिएगा कि मैं आ रही हूँ और वेदू को अकेले मत भेजिए, मैं और वो हम दोनों साथ में दिल्ली आएंगे। उद्धरण चिन्ह। और एक चम्मच मुंह में लेकर खाते हुए गाड़ी की चाबी लेकर वहां से चली जाती है। मालिनी जय से कहती है, बिल्कुल तुम पर गई हैं, जिद्दी। जय मुस्कुराते हुए कहता है, उसे वक्त दो, कम से कम 2 साल बाद वो किसी लड़के से मिलने के लिए राजी तो हो गई है। और जहां तक बात है उसके काम की, पहले वो अपना काम पसंद करती है, उसके बाद उसके लिए कुछ आता है। और वही विभू जो कॉफी पी रहा होता है फिर से मालिनी के हाथ से थप्पड़ खाता है और थप्पड़ खाकर कुर्सी से उठाकर कहता है, देखना एक दिन मैं नताई से भी ज्यादा कामयाब बनूंगा, फिर आप मुझे थप्पड़ नहीं मारोगे। मालिनी झूठ मूठ के गुस्से से कहती है, जाओ जल्दी वरना और मारूंगी। अरे आई, मैं मजाक कर रहा था। और मालिनी को उठता देख दौड़ते हुए अंदर अपने कमरे में तैयार होने चला जाता है। कोमल का क्लिनिक। कोमल अपनी सर्जरी करके पेशेंट को गोलियों के बारे में बताती है और कहती है वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। आप उन्हें वक्त वक्त पर दवाएं और जो कसरत मैंने उनको करने के लिए कहा है वो उन्हें करने को कहिए। और फिर उसका फोन बजता है, फोन को देख अपनी असिस्टेंट डॉक्टर से कहती है, इन्हें गोलियां समझा देना। और फोन पर बात करने के लिए बाहर अपने केबिन में जाती है। जी मिस्टर त्यागी जी, मैं आ रही हूँ उन्हें देखने के लिए। और मुझे आपसे कुछ बात भी करनी थी कि मैं कल से 3 दिन की छुट्टी पर हूं, तो मेरी असिस्टेंट डॉक्टर नियति वहां आएगी आपकी बीवी को देखने, ठीक है। और आप चिंता मत कीजिए, चौथे दिन मैं खुद वहां आऊंगी। रात का वक्त सुबह के 4 बज रहे थे और कोमल तैयार होकर अभी पुणे के लिए जा रही थी और सभी उसको छोड़ने के लिए कोमल की गाड़ी लेकर जा रहे थे। कोमल आराम से एयरपोर्ट पहुंच जाती है और सभी को बाय कहकर अंदर जाती है। उसके अंदर जाते ही उसकी मां हाथ पांव जोड़कर भगवान जी को शुक्रिया कहती है और मेरी बच्ची सही सलामत पहुंच जाए ऐसी दुआ मांगती है और वहां से घर चले जाते हैं। सुबह होते होते सुबह के 7 बजे तक आदिति मुंबई पहुंच जाती है। पुणे। कोमल को पुणे पसंद नहीं था क्योंकि वहीं पर उसका रिश्ता, उसका दिल टूटा था, पर इस बार अपने आए के शादी के सवालों से बचने के लिए वो यहां आ गई थी। तो वही पुणे पहुंचते ही वहां के एक बड़े अस्पताल में कोमल सीधा जाती है और ड्राइवर के हाथों अपना सामान घर भेज देती है। थोड़ी देर बाद ऑपरेशन खत्म कर वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर आती है और अपना मास्क नीचे करते हुए बाहर इंतजार कर रहे लोगों से कहती है, आप लोग चिंता मत कीजिए, उनका ऑपरेशन पूरा हुआ है और वो बिल्कुल ठीक है, उन्हें शाम तक होश आ जाएगा और फिर हम उन्हें नॉर्मल बेड पर शिफ्ट कर देंगे। वहां बैठी उस आदमी की बच्ची और उसकी बीवी हाथ जोड़कर उसका शुक्रिया अदा करते हैं। वो मुस्कुराकर कहती है, यह मेरा काम है, और वहां से जाती है वॉशरूम की तरफ अपने हाथ धोने। वॉशरूम में अपना ऑपरेशन कोट निकलकर मुंह हाथ धोकर वो वहां से बाहर आती है जहां उसने एक प्यारा का गुलाबी रंग का अनारकली सूट पहना हुआ था और अपने बाल खोल देती है जो उसकी कमर तक थे, जिसमें वो बहुत सुंदर सुशील दिख रही थी। और तभी एक लड़का आता है जो खुद डॉक्टर के कपड़े पहने हुए था और उसके कंधे पर मारते हुए कहता है, तो ऑपरेशन सक्सेसफुल डॉक्टर। उसे देख वो मुस्कुराकर कहती है, वेरी सक्सेसफुल। वहां नज आती है और वो उसे हाथ पोंछने के लिए कपड़ा देती है। फिर वो लड़का कहता है, कोमल सच में तुम न बेस्ट हो, मैंने तुम्हें कल बुलाया और तुम इतनी सुबह सुबह आकर ऑपरेशन भी करने के लिए आ गई।
मैं तो शाम को ही आ रही थी पर एक अर्जेंट सर्जरी के लिए जाना पड़ा इसलिए सुबह की फ्लाइट लेकर आ गई। और हम लोग डॉक्टर्स हैं और हमारा काम ही यही है कि हमें 24/7 जिंदा और जागते रहना पड़ता है। वैसे उस आदमी का परिवार बहुत ज्यादा परेशान था। क्या हुआ उसके साथ? हाँ, वो गन्ना जूस फैक्ट्री का मालिक है और उसका पूरा पाव उस गन्ने की मशीन में चला गया। हमने उसका इलाज तो किया पर हड्डी का इलाज हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमारी दिल्ली की टॉप डॉक्टर को बुलाना पड़ा। कोमल मायूस हो जाती है और कहती है, हाँ देखा मैंने, बहुत दुखी थे वो लोग और जब मैंने उनसे कहा ना कि वो ठीक है तो उनके चेहरे की चमक देखने लायक थी। वैसे वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, 10 दिन उसे यहीं पर रखना, फिर कुछ फिजियोथेरेपिस्ट की मदद लेने को कहना, वो चल सकेंगे। फिर सूर्या खुश होकर पूछता है, खैर वो सब छोड़ो, आज तुम फ्री हो? कोमल शक की निगाहों से उसे देखते हुए कहती है, ऐसे क्यों पूछ रहे हो? बात क्या है? सूर्या उसे चिढ़ाने के लिए कहता है, तुम्हें डेट पर ले जाना है। इतने दिनों बाद मिली हो तो डेट पर जा ही सकते हैं। कोमल मुस्कुराते हुए उसे देखती ही रहती है। सूर्या मुस्कुराते हुए कोमल से कहता है, तुम्हें डेट पर ले जाना है। इतने दिनों बाद मिली हो तो डेट पर जा ही सकते हैं। इतना लंबा रिश्ता हम चला रहे हैं तो कुछ तो पल का हकदार तो हूं ना मैं। कोमल मुस्कुराते हुए उसे देखती है और हंसते हुए कहती है, अच्छा तो मिताली ने तुम्हें छोड़ दिया? सूर्या का फ्लर्ट वाला अंदाज बदल जाता है और कहता है, अरे उसे क्यों बीच में ला रही हो? और तभी वहां एक दूसरी औरत डॉक्टर आती है और कहती है, फिलहाल तो नहीं पर मुझे लगता है कि इसकी हरकतें देख मुझे इससे डाइवोर्स ले ही लेना चाहिए, और उसका कान पकड़कर मरोड़ती है। सूर्या चीखते हुए कहता है, मिताली सॉरी यार, क्या कर रही हो? मिताली कहती है, क्या सॉरी, मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ यहाँ फ्लर्ट कर रहे हो, शर्म नहीं आती है तुम्हें? अरे तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड मेरी साली हुई ना, फिर अपने साली से फ्लर्ट करने में कैसी शर्म? उद्धरण चिन्ह। और तभी और एक डॉक्टर वहां आता है जो कि एक लड़का था और वो उन्हें देखकर मिताली से कहता है, और जोर से उसका कान मरोड़ो, तभी इसकी अक्ल ठिकाने आएगी। और कोमल आधा गले लगाते हुए कहता है, कैसी हो अदिति? इतने समय बाद कोमल उसे देखकर मुस्कुराती है और खुशी से गले मिलकर कहती है, मैं ठीक हूँ विजय, तुम कैसे हो? विजय पूछता है, बिल्कुल ठीक। वैसे तुम यहाँ आए कब? कोमल कहती है, आज सुबह की फ्लाइट से। सूर्या ने मुझे कल फोन किया था कि एक ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट के लिए एक केस आया है तो इसने मुझे बुलाया था। और अभी बहुत दिन हो गए थे कि मैं यहाँ पुणे वापस आए हूँ, तो फिर काका और काकू, चाचा और चाची भी मुझे घर आने के लिए कह रहे थे। जब से बाबा का ट्रांसफर दिल्ली हुआ तब से हम आए ही नहीं। सूर्या कहता है, 2 साल हो गए हैं कि तुम पुणे वापस आए हो तो, और तुम्हें हमारी याद भी नहीं आई? कोमल कहती है, इसलिए तो फिर मैंने सोचा कुछ दिनों के लिए क्लिनिक से छुट्टी लेकर मैं यहाँ ऑपरेशन के लिए आ ही रही थी, फिर कुछ दिन यहीं पर गुजार लेते हैं। मिताली कहती है, इतने आसानी से हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, पार्टी चाहिए है हमें। मतलब तू पूरी तरह से वहां बस गई? 2 साल में तूने खुद का एक क्लिनिक, इतनी कम उम्र में, वो भी। कोमल मुस्कुराकर कहती है, बस देव बाप्पा भगवान ने साथ दिया, बस वहीं। और फिर वहां नज आती है और कहती है, विजय सर, मिताली मैम, ऑपरेशन थिएटर तैयार है, आप लोग पेशेंट को देख सकते हैं। फिर वो दोनों वहां से जाते हुए कहते हैं, शाम को बात करते हैं, और वहां से चले जाते हैं। वो सभी कॉलेज के दोस्त थे, जहां कोमल अपने बाबा की जॉब की वजह से उनसे अलग हो गई, पर बाकी सब एक साथ ही थे। मिताली और विजय के जाते ही सूर्या कहता है, अच्छा तो चले डेट पर। कोमल उसे झूठे गुस्से से कहती है, चुप रहो। और हाँ, मैंने तुम्हें गोलियां बताई है, वो उस पेशेंट को बता देना, मैं घर जा रही हूँ, भाई का फोन आ रहा है, वो मुझे लेने आए हैं। सूर्या पूछता है, जाओगी कैसे, तुम्हें गाड़ी चलानी आती है? मेरे पास अपनी खुद की गाड़ी है दिल्ली में और मुझे बहुत अच्छे तरह से आती है, इसलिए चुप रहो और अब मैं जा रही हूँ। सूर्या कहता है, अरे रुको तो मैं नीचे तक छोड़ देता हूँ। शिव 28 भाई दिखने में बहुत अच्छे थे, बहादुर थे, वो एक पुलिस हेड ऑफिसर थे यहाँ पुणे में। और दोनों दोस्त बातें करते हुए नीचे आते हैं, जहां कोमल अपने भाई को कसकर गले लगाते हुए पूछती है, दादा भाई कैसे हो? आपकी बहुत याद आई दिल्ली में। शिव कहता है, हाँ देख रहा हूं तुम्हें कितनी याद आई, तो एक पुलिस ऑफिसर को तुम लोगों ने काम पर लगा दिया और घर आने के बजाय सीधा अस्पताल आ गई तुम। सॉरी दादा, पर वो एक वीआईपी का केस था इसलिए आना पड़ा। और फिर वो सूर्या से हाथ मिलाकर उसे गले लगाता है और पूछता है, कैसे हो सूर्या? सूर्या कहता है, एकदम बढ़िया भाई, आप कैसे हो? शिव कहता है, बिल्कुल ठीक, और मिताली कैसी है? ठीक है, अभी वो और विजय एक ऑपरेशन कर रहे हैं इसलिए वो यहाँ नहीं है।
शिव कहता है, चलो फिर तुम्हें भी काम होगा, मैं इस दिल्ली की मैडम को घर ले जाता हूँ, वरना हमारी छोटी मैडम और उसका छोटा दोस्त दोनों मिलकर पूरा का पूरा घर सर पर उठा देंगे। पहले ही इसके यहाँ आने पर बवाल कर रही थी दोनों। कोमल मुस्कुराते हुए कहती है, दोनों के दोनों पागल हैं। शिव कहता है, अरे तुम घर तो चलो, तुम्हें दोनों पागल कर देंगे। कोमल मजाक करते हुए कहती है, अब मुझे डर लग रहा है दादा, मैं यहीं से दिल्ली वापस चली जाती हूँ। और सभी हंसते हैं और शिव फिर सूर्या से कहता है, चलो सूर्या फिर मिलते हैं। और एक दूसरे को बाय कर वो दोनों गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं और सूर्या वापस अस्पताल के अंदर चला जाता है। उस घर में जाने से कोमल कतरा रही थी, क्योंकि वो वही घर था 2 साल पहले उसे धोखा मिला था, उसकी शादी टूट गई थी। इसलिए उसने कभी वापस पुणे आने के बारे में नहीं सोचा था। भले ही वो उसके दादा दादी का घर था, पर वो हमेशा यहाँ आने से मना करती थी। पर आज जिंदगी उसे फिर यही वापस लेकर आ रही थी और उसके घर पहुंचते पहुंचते उसे उसके साथ हुआ वो सारा किस्सा उसके आंखों के सामने आ रहे थे, जिसे याद कर वो अपनी आंखें बंद कर देती है। पर उसकी इस बात को शिव देख लेता और पूछता है, तुम ठीक हो? कोमल नाराजगी से कहती है, हाँ बस वही पुरानी यादें। शिव एक बाजू में गाड़ी रोक देता है और कहता है, तुम और मैं, हम दोनों में बस 1 साल का अंतर है और हम भाई बहन ज्यादा दोस्त बन के रहे हैं। वो बात अलग है कि तुम्हारी दोस्ती नैना कोमल की वही नीत से ज्यादा अच्छी हो गई। तुमने उस हादसे के बाद पुणे आना बंद कर दिया, तुमने कभी भी यहाँ कदम नहीं रखा और अब रखा है तो वो सारी बातें भूल जाओ। जानता हूँ तुम्हें वो याद आएंगी, पर सजा तो तुम्हें ही मिलेगी, इसलिए उस सब को याद आने ही मत दो। कोमल मुस्कुराती है और कहती है, आप और वहिनी हमेशा से दोनों ही बेस्ट थे हैं और रहेंगे, जो मेरी हर परेशानी सुलझा देते हैं। और अपनी बहन को हंसते हुए और हमेशा की तरह खुश देख गाड़ी फिर से शुरू कर वो घर जाते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी सुनने के लिए अगला भाग देखें।